बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मजहब चाहिए या तालीम, मुस्लिम लड़कियों से पूछा जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में वकीलों की बहस। कहा क्या पगड़ी और क्रॉस मजहबी अलामत नहीं है। सुनवाई जुमेरात को भी जारी रहेगी। स्कूल्स और कॉलेजेस में तनाव, कई मकामात पर 144 सेक्शन लगा दिया गया। रशिया ने कहा मजीद सिपाहियों को यूक्रेन सरहद से हटाया। नाटो ने कहा सबूत चाहिए, इंडिया शहरियों को वापस लाने के इंतजामात कर रहा है। बहरीन में हजारों लोगों ने नेफ्टली बेनेट के खिलाफ किया एहतजाज। इसराइल के झंडे रौंदे गए। हूसियों ने सऊदी अरब और यूएई में हमलों के वीडियोस जारी किए। यूएई ने दुनिया से कहा बागियों से सख्ती से निपटा जाए। यमन में 8 मिलियन लोग अगले महीने आलमी मदद से महरूम हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग। तीन हफ्तों में न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो तेल की कीमतें $100 हो जाएंगी। ईरानी ओहदेदार ने दी वार्निंग। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिशों पर सऊदी अरब ने की अमेरिका की तारीफ। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत हिजाब से। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मसले पर सुनवाई चारशंबे को भी जारी रही। दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट रीतू राजावस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी की बेंच पर यह सुनवाई हो रही है। इस केस पर पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई हैं। सीनियर एडवोकेट रवि वर्मा कुमार ने दलीलों का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने कायदों का हवाला देते हुए कहा कि तालीमी इदारों को यूनिफॉर्म बदलने से पहले सरपरस्तों को 1 साल पहले नोटिस देना चाहिए। सीनियर एडवोकेट ने यह भी कहा कि कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल इस ताल्लुक से उसूल बनाने के लिए कोई मुनासिब अथॉरिटी नहीं है। दरख्वास्त गुजारों ने बहस के दौरान घूंघट और पगड़ी के बारे में भी सवाल उठाए और कहा कि क्या उन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। लड़कियों के वकील ने कहा कि घूंघट की इजाज़त है, चूड़ियों की इजाज़त है, सिर्फ हिजाब को क्यों रोका जा रहा है। सिखों की पगड़ी और ईसाइयों के क्रॉस के बारे में क्या ख्याल है। किसी भी दूसरी मजहबी अलामत को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ हिजाब को निशाना क्यों बनाया गया। उनके मजहब की वजह से क्या ऐसा नहीं किया गया। मुस्लिम लड़कियों के ताल्लुक से इम्तियाजी रवैया सिर्फ मजहब की बुनियाद पर किया जा रहा है। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुचाला ने भी अदालत में पेश होते हुए अपनी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की ऐनक पहनती है तो क्या ये कहा जाएगा कि ऐनक यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा है। यूसुफ मुचाला ने कहा कि ड्रेस कोड को महदूद नहीं किया जा सकता। अब इस मसले पर सुनवाई जुमेरात को दिन के 2:30 बजे फिर से शुरू होगी। सुनवाई के दौरान एक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो मजहब और तालीम में से किसी एक को चुन लें। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुचाला ने कहा कि लड़कियों से इस तरह का सवाल उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक्ट का मकसद हम आहंगी को बढ़ावा देना है, स्टूडेंट्स में बेचैनी पैदा करना नहीं। यूसुफ मुचाला ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी का हुक्म कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। कर्नाटक के कई मकामात पर 144 सेक्शन लगा दिया गया, जिनमें बेंगलोर, चिक्काबल्लापुर, गडाख, शिमोगा, टुमकुर, मैसूर, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ शामिल है। कर्नाटक के कई मकामात पर स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब के मसले पर तनाव देखा गया और एहतजाज किया गया। चारशंबे को भी कई स्कूलों में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को रोक दिया गया। कई लड़कियों ने फैसला किया कि वो हिजाब के बगैर क्लासेस में नहीं जाएंगी। उन्होंने इम्तिहानात के बॉयकॉट का भी ऐलान किया। कई सरपरस्त भी अपनी बच्चियों को हिजाब के बगैर स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं।
چہارشنبے کو پوری ریاست میں پری یونیورسٹی اور یونیورسٹی سطح کے کالجز کھل گئے۔ اسکولز اور کالجز کو حجاب تنازع کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں اسکولز کھولا گیا تھا۔ کرناٹک کے کئی اسکولز میں حجاب کے ساتھ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش کے تعلیمی اداروں میں بھی حجاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس طرح یہ رجحان اب پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ حجاب تنازع ایک ایسے وقت پیدا ہوا ہے جب ملک کی سب سے اہم سیاسی ریاست اتر پردیش اور 4 دوسری ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اتر پردیش کے غازی آباد میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کے دوران ایک برقع پوش عورت کے ساتھ پولیس کی مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ پولیس نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک FIR درج کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اسے معلوم ہوا کہ 15 عورتوں نے اجازت کے بغیر غازی آباد کے ثانی بازار علاقے میں احتجاج کیا۔ جب پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہنچی، انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جب کانسٹیبلز نے احتجاجیوں سے احتجاج ختم کرنے کے لیے کہا تب یہ واقعہ پیش آیا۔ بحرین میں ہزاروں لوگوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ کے دورے کے خلاف احتجاج کیا۔ کئی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منامہ اور دوسرے مقامات پر اسرائیل کے جھنڈے جلائے گئے اور روندے گئے۔ احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر نفتلی بینٹ باہر جاؤ کے نعرے لکھے تھے۔ یہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا بحرین میں پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں نے 2020 میں امریکہ کی کوششوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ اور کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سلمان بن حماد الخلیفہ سے ملاقات کی اور مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ نفتلی بینٹ نے شاہ حماد کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ ہمارے درمیان تعلقات اور بہتر ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے نئے پل بنانے کے راستوں پر بات چیت کی، یہ ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون اور خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ اس موقع پر مڈل ایسٹ میں ایران کی سرگرمیوں کے بارے میں خصوصیت سے بات چیت کی گئی۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بحرین دورے کی تعریف کی۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ایک بہتر مستقبل کی طرف یہ اہم قدم ہے۔ نفتلی بینٹ نے اس دوران ایک TV چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم رات دن مڈل ایسٹ میں ایران اور اس کے حامیوں سے لڑیں گے۔ ہم امن، سلامتی اور استحکام کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے دوستوں کی اپیل پر ان کی مدد کریں گے۔ UAE نے یمن کے حوثیوں کی جارحیت کو روکنے میں ناکامی پر یونائیٹڈ نیشنز پر تنقید کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امارات کی سفیر لانا نصیبہ نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ حوثیوں کے ساتھ سختی سے نمٹے اور ان پر سخت پابندیاں لگائے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ میں یمن کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ 17 جنوری کو UAE میں حوثیوں کے ایک حملے میں 3 سویلینز ہلاک ہوئے تھے اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ ابوظہبی میں کیے گئے اس حملے میں جو لوگ مارے گئے تھے ان میں 2 انڈینز بھی شامل تھے۔ سیکیورٹی کونسل نے اتفاق رائے سے اس وقت ان حملوں کی مذمت کی تھی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یمن جنگ تیز ہونے کی وجہ سے اگلے مہینے 8 ملین لوگ مدد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ جنوری میں یونائیٹڈ نیشنز کے تقریباً 2/3 امدادی پروگرامز بند ہو گئے ہیں یا ان کی سطح میں کمی آئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے ہانس گرانبرگ اور ہیومینیٹیرین چیف مارٹن گریفس نے UN سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یمن میں 2014 سے جنگ چل رہی ہے جب حوثیوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کیا تھا۔ سعودی عرب نے مارچ 2015 سے یمن میں حملے شروع کیے جن کا مقصد ہادی حکومت کو بحال کرنا ہے۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں نے سعودی عرب اور UAE پر کئی حملے کیے ہیں۔ سعودی اتحاد نے بھی دارالحکومت صنعاء اور دوسرے مقامات پر بمباری تیز کر دی ہے۔ ماری پر قبضے کے لیے بھی حوثیوں اور ہادی کی وفادار فوج کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب اور UAE کے اندر ڈرون حملوں کے ویڈیو فوٹیجز جاری کیے ہیں۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے یہ ویڈیو فوٹیجز جاری کیے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حملے کب کیے گئے ہیں۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب نے ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے امریکی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے کہا کہ سعودی کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا۔ ریاض کے الیمامہ پیلس میں شاہ سلمان کی صدارت میں سعودی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے اور سعودی عرب کی فوجی مدد کے لیے بائیڈن حکومت کی تعریف کی گئی۔
ईरान के काला सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी 2015 की न्यूक्लियर डील के तहत किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन अली शमखानी ने ये बात कही। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में बातचीत नाजुक मरहले में है। ईरान के अहदेदार के हवाले से कहा गया है कि अगर 3 हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो खाम तेल की कीमतें $100 से ज़्यादा हो जाएंगी। बात करते हैं यूक्रेन मसले की। रशिया ने कहा है कि उसने और ज़्यादा सिपाहियों को यूक्रेन की सरहदों से पीछे हटाया है, लेकिन मगरबी मुल्क चाहते हैं कि इस बात का सबूत पेश किया जाए। एक दिन पहले रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो यूरोप में जंग नहीं चाहते। नाटो चीफ ने रशियन सिपाहियों के पीछे हटने की खबरों पर सवाल उठाए हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो इत्तेहाद ने अब तक मॉस्को के इस दावे के सबूत नहीं देखे हैं कि उसने यूक्रेन के करीब से अपने सिपाहियों को पीछे हटाया है। ब्रसेल्स में नाटो डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हो रही है जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। ये मीटिंग कल भी जारी रहेगी। मगरबी मुल्कों का कहना है कि रशिया ने 1 लाख से ज़्यादा सिपाहियों को यूक्रेन की सरहदों के करीब जमा किया है और रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है, लेकिन मॉस्को इस इल्ज़ाम को रद्द करता है। क्रेमलिन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। इस मसले को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। एक दिन पहले जर्मन चांसलर ने मॉस्को का दौरा किया था और पुतिन से मुलाकात की थी। यूरोपीय काउंसिल के चीफ ने कहा है कि रशिया जंग और डिप्लोमेसी में से किसी एक को चुन ले। चार्ल्स माइकल ने यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये बात कही। यूक्रेन में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से यकजहती का इजहार किया। रशिया ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बातचीत के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। क्रेमलिन तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये अच्छी बात है कि अमेरिकी सदर भी संजीदा बातचीत करना चाहते हैं। रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी लावरोव ने कहा कि अगर बरतानिया नई पाबंदियां लगाएगा तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। चाइना ने मगरबी मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यूक्रेन के मसले पर आग से खेल रहे हैं। चाइना की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मगरबी मुल्क एक हवा खड़ा कर रहे हैं जिसकी वजह से गैर यकीनी और चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। क्रेमलिन ने इन दावों को रद्द कर दिया है कि रशियन हुकूमत साइबर हमले कराते हुए यूक्रेन को निशाना बना रही है। बेलारूस ने कहा है कि जंगी मशकों के बाद रशियन सिपाही मुल्क की सरजमीन से चले जाएंगे। रशिया और उसके इत्तेहादी बेलारूस की फौजें 10 दिनों की जंगी मशक़ें कर रहे हैं। रशिया ने क्राइमिया इलाके में फौजी मशक़ें ख़त्म करने का ऐलान किया है। क्राइमिया पर रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया था। इंडिया ने यूक्रेन में रहने वाले इंडियंस के लिए एक और एडवाइजरी जारी की है। इंडियन स्टूडेंट्स की वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत भी शुरू कर दी गई है और इंडिया के शहरियों को वापस लाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मगरबी किनारे के नाबलस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इसराइल के एक फ़ौजी टावर पर फायरिंग की। बताया गया कि इसराइली सिपाही वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये बात बताई। इंडिया के एक्टिव कोविड केसेस घटकर 3,70,000 हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक तकरीबन 174 वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 30,615 नए इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए। इस तरह डेली कोविड केसेस में एक दिन पहले के मुकाबले में मामूली इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के करहाल हलके के बीजेपी उम्मीदवार पर एक हमला हुआ है। इस हमले के बाद उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई है। करहाल में 20 फरवरी को तीसरे मरहले के तहत वोट डाले जाने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह भागेल ने अपनी शिकायत में कहा कि मंगल की रात उनकी कार पर पथराव किया गया और लाठियां फेंकी गईं, जिसकी वजह से कार के शीशे टूट गए। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिशियन और सिंगर बप्पी लहरी नहीं रहे। मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र 69 साल थी। पिछले साल वो कोविड से मुतासर हुए थे। इसके बाद से उनकी तबीयत मुसलसल ख़राब रह रही थी। उन्हें सेहत के कई मसाइल का सामना था। उन्हें 14 फरवरी को 29 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अगले ही दिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। बप्पी लहरी ने 70 और 80 के दहे में अपनी म्यूज़िक के ज़रिए नौजवानों में हलचल मचा दी थी। आखिरी रसूमात जुमेरात को अदा की जाएंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कई दूसरी शख्सियतों ने उनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
مذہب چاہیے یا تعلیم، مسلم لڑکیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں وکیلوں کی بحث، کہا کیا پگڑی اور کراس مذہبی علامت نہیں ہیں۔ سنوائی جمعرات کو بھی جاری رہے گی۔ اسکولز اور کالجز میں تناؤ، کئی مقامات پر 144 سیکشن لگا دیا گیا۔ رشیا نے کہا مزید سپاہیوں کو یوکرین سرحد سے ہٹایا۔ نیٹو نے کہا ثبوت چاہیے، انڈیا شہریوں کو واپس لانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ بحرین میں ہزاروں لوگوں نے نفتلی بینٹ کے خلاف کیا احتجاج، اسرائیل کے جھنڈے روندے گئے۔ حوثیوں نے سعودی عرب اور یو اے ای میں حملوں کے ویڈیوز جاری کیے۔ یو اے ای نے دنیا سے کہا باغیوں سے سختی سے نمٹا جائے۔ یمن میں 8 ملین لوگ اگلے مہینے عالمی مدد سے محروم ہو جائیں گے، یونائیٹڈ نیشنز نے دی وارننگ۔ 3 ہفتوں میں نیوکلیئر ڈیل نہیں ہوئی تو تیل کی قیمتیں $100 ہو جائیں گی، ایرانی عہدیدار نے دی وارننگ۔ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کی کوششوں پر سعودی عرب نے کی امریکہ کی تعریف۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔